धरती पर कुछ ऐसी बस्तियां भी हैं जिन्हें देखकर पहली नजर में यकीन ही नहीं होता कि वहां सचमुच लोग रहते होंगे। कहीं घर बादलों के ऊपर दिखाई देते हैं, कहीं पूरी बसाहट इतनी तंग जगह में सिमट जाती है कि लगता है जैसे प्रकृति ने वहां इंसानों के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। कहीं लोग पानी पर तैरती जमीन पर रहते हैं तो कहीं धरती के नीचे घर बनाकर जीवन चलाते हैं। इन जगहों को देखकर एक बात बार बार मन में उठती है कि आखिर इंसान किन हदों तक खुद को ढाल सकता है। आज की इस यात्रा में हम ऐसी ही 10 असाधारण जगहों को देखेंगे जहां जीवन आसान नहीं है, लेकिन फिर भी लोग डटे हुए हैं। और यही बात इन स्थानों को सिर्फ अलग नहीं बल्कि बेहद रोचक और रहस्यमय भी बनाती है। नंबर 1, वे रेबो। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप की पहाड़ियों के बीच बसा वे रेबो पहली नजर में किसी लोक कथा की बस्ती जैसा लगता है। बादलों से ढकी पहाड़ियों के बीच गोल घेरे में खड़े ऊंचे शंखवाकार घर इतने अलग दिखाई देते हैं कि दूर से देखने पर लगता है जैसे जंगल के बीच किसी ने विशाल टोपियां रख दी हों। यह गांव समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए कोई आसान सड़क वाला रास्ता नहीं है। आज भी इस स्थान तक पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे की पहाड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ता जंगलों, ढलानों और पहाड़ी मोड़ों से होकर गुजरता है। यानी यहां रहना केवल सुंदर दृश्य देखने का नाम नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों को कठिन परिस्थितियों में पूरा करने का हिस्सा भी है। अगर कोई जरूरी चीज साथ लाना भूल जाए तो उसे लेने जाना किसी साधारण गांव की तरह आसान नहीं होता। यही वजह है कि वे रेबो का जीवन आज भी बाहरी दुनिया से बहुत अलग और अपने ढंग का महसूस होता है। इस गांव की सबसे खास पहचान उसके पारंपरिक घर हैं, जिन्हें स्थानीय लोग मबारू नियांग कहते हैं। ऐसे कुल 7 पारंपरिक घर यहां मौजूद हैं और हर घर लगभग 15 मीटर तक ऊंचा होता है। अंदर का ढांचा ऐसा होता है कि एक ही छत के नीचे कई परिवार एक बड़े संयुक्त परिवार की तरह रह सकते हैं। यह व्यवस्था सिर्फ रहने की तकनीक नहीं बल्कि सामुदायिक जीवन की सोच भी दिखाती है। यहाँ के लोग मंगाराई समुदाय से आते हैं, जिन्होंने 100 साल से भी पहले इस पहाड़ी स्थान को इसलिए चुना था ताकि विभिन्न जनजातीय संघर्षों से दूर सुरक्षित रहा जा सके। इस तरह वे रेबो सिर्फ एक सुंदर गांव नहीं बल्कि सुरक्षा, परंपरा और सामूहिक जीवन का परिणाम भी है। इतने कठिन स्थान पर बसाहट बसाना ही अपने आप में बताता है कि इसके पीछे कितनी जरूरत और कितनी दूरदर्शिता रही होगी। बहुत लंबे समय तक यह गांव आधुनिक सुविधाओं से लगभग कटा रहा। यहां बिजली भी हाल के वर्षों में पहुंची। उससे पहले रात का उजाला चूल्हे की आग, दियों और आसमान में चमकते तारों से आता था। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पहाड़, जंगल, अंधेरा और बादल ही रोजमर्रा की दुनिया का हिस्सा हो, वहां रात का अनुभव कितना अलग रहा होगा। लेकिन इसी अलगाव ने वे रेबो की संस्कृति और उसकी मौलिकता को भी बचाए रखा। यही कारण है कि इसकी पारंपरिक वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली और इसे संरक्षण योग्य सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जाने लगा। यहाँ का हर घर, हर ढांचा और पूरे गांव की बनावट यह बताती है कि आधुनिकता से दूर रहकर भी मनुष्य अपने परिवेश के साथ कितना गहरा रिश्ता बना सकता है। फिर भी वे रेबो की सबसे बड़ी पहचान केवल उसके घर नहीं बल्कि उसका वातावरण है। हर सुबह घाटी से बादल उठते हैं और धीरे धीरे पूरे गांव को घेर लेते हैं। दूर से देखने पर यह बस्ती किसी तैरते द्वीप जैसी लगती है, जैसे धरती का एक छोटा टुकड़ा आकाश में अटक गया हो। यही दृश्य इसे दुनिया की सबसे अनोखी बस्तियों में खड़ा करता है। लेकिन इस सुंदरता के भीतर कठिनाई भी छिपी है। यहाँ रहना मतलब पहाड़ों की दूरी, सीमित सुविधाएं, मौसम की अनिश्चितता और अलग थलग जीवन को स्वीकार करना। फिर भी लोग यहाँ रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, शायद इसलिए कि इंसान के लिए घर केवल सुविधा का नाम नहीं होता, पहचान का भी होता है। वे रेबो इसी सच्चाई का जीवित उदाहरण है, जहां हर सुबह बादलों के बीच खुलती है और हर दिन यह याद दिलाती है कि कभी कभी दुनिया की सबसे कठिन जगहें ही सबसे अधिक आत्मीय होती हैं। नंबर 2,
यानजिन। चीन के युन्नान प्रांत में नानशी नदी के किनारे बसा यानजिन दुनिया की सबसे संकरी नगर बसाहटों में गिना जाता है। इसे ऊपर से देखा जाए तो पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह सचमुच एक शहर है। दो ओर विशाल पहाड़, बीच में नदी और उन्हीं के बीच बहुत पतली सी पट्टी पर सिमटी इमारतें। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ और पानी के बीच जबरन एक रेखा खींचकर उसमें शहर फिट कर दिया हो। कई जगह इसकी चौड़ाई केवल 30 मीटर के आसपास रह जाती है, जबकि कुछ हिस्सों में यह 300 मीटर तक पहुंचती है। इतनी सीमित जगह में एक पूरा शहर रोज सांस लेता है, काम करता है, पढ़ता है, चलता है और बढ़ने की कोशिश करता है। यही बात यानजिन को सिर्फ एक दिलचस्प जगह नहीं, बल्कि मानव अनुकूलन का अद्भुत उदाहरण बनाती है। यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती जमीन की कमी है। समतल भूमि लगभग न के बराबर है, इसलिए इमारतों को सीधे नदी किनारे या गहरे आधारों पर खड़ा करना पड़ता है। कई भवनों को देखकर लगता है जैसे वे किसी अस्थायी सहारे पर टिके हों, लेकिन यही असामान्य निर्माण इस शहर की जरूरत है। ऊपर खड़े खड़े पहाड़ों के बीच, नीचे बहती नदी के पास घरों, दुकानों, स्कूलों और बाजारों को बसाने के लिए जो भी थोड़ी जगह मिली उसी का इस्तेमाल किया गया। पूरे शहर की बनावट लंबी और पतली है। एक मुख्य सड़क शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है और ज्यादातर जीवन उसी के आसपास केंद्रित है। दुनिया के बड़े शहर जहां चौड़ी सड़कों, फैलते मोहल्लों और नए विस्तार की बात करते हैं, वहीं यानजिन में सवाल यह होता है कि जब फैलने की जगह ही न हो तो एक शहर खुद को कैसे संभाले। इस शहर में 1 लाख से अधिक लोग रहते हैं। यह संख्या अपने आप में चौंकाती है, क्योंकि इतनी सीमित जगह में इतनी बड़ी आबादी का नियमित जीवन आसान नहीं हो सकता। यहाँ प्रकृति का दबाव हर समय महसूस होता है। ऊपर से गिरते पत्थरों का खतरा, तेज बारिश के बाद अचानक आने वाले पानी का डर और नदी के किनारे लगातार बने रहने की मजबूरी, ये सब इस शहर के जीवन का हिस्सा है। यानी यानजिन में रहने वाले लोग सिर्फ भीड़ या जगह की कमी से नहीं जूझते, बल्कि उस प्राकृतिक अस्थिरता के साथ भी रहते हैं जो किसी भी समय परेशानी खड़ी कर सकती है। फिर भी बाजार चलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग काम पर निकलते हैं और शहर हर दिन अपनी रफ्तार में आगे बढ़ता है। यही उसकी असली ताकत है। यानजिन को दूर से देखने पर यह लगभग खिलौनों की बसाहट जैसा लगता है। पहाड़ों की दीवारों के बीच नदी के साथ साथ खींची हुई इमारतें मानो किसी असंभव जगह पर रखे गए टुकड़े हों। लेकिन जब यही जगह किसी का घर बन जाती है, तब उसका अर्थ बदल जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए यह कोई अजूबा नहीं, बल्कि उनका सामान्य जीवन है। यही बात इस शहर को और भी रोचक बनाती है। जहां बाहर से देखने वाला केवल जोखिम और असुविधा देखता है, वहीं भीतर रहने वाला इंसान दिनचर्या, अपनापन और जीवन की निरंतरता देखता है। यानजिन हमें यही समझाता है कि मनुष्य सिर्फ सुविधाजनक जगहों पर नहीं बसता, वह उन जगहों को भी अपना बना लेता है जहां पहली नजर में जीवन असंभव लगता है। इस शहर का रहस्य उसकी बनावट में छिपा है। यह जगह हमें बताती है कि प्रकृति हमेशा इंसान के लिए रास्ता आसान नहीं बनाती। कभी कभी वह बस बहुत थोड़ी जगह देती है और फिर देखती है कि इंसान उसके भीतर कितना जीवन गढ़ सकता है। यानजिन उसी परीक्षा का परिणाम है। एक ऐसा शहर जो दिखने में अस्थिर लगता है, पर रोज हजारों जिंदगियों को संभालता है। और शायद इसी वजह से यह केवल संकरी जगह में बना शहर नहीं, बल्कि सीमाओं के भीतर जीने की कला का एक जीवित प्रमाण भी है। नंबर 3, उरोस के तैरते द्वीप। दक्षिण अमेरिका की झील टिटिकाका पर बसे उरोस लोगों के तैरते द्वीप उन जगहों में शामिल हैं जिन्हें पहली बार सुनने पर बहुत लोग कहानी या कल्पना समझ लेते हैं। पानी पर तैरते हुए द्वीप, उन पर बने घर, रास्ते, नाव बांधने की जगह और उन्हीं पर रहने वाले परिवार, यह सब किसी सामान्य बसाहट जैसा नहीं लगता, लेकिन उरोस समुदाय के लिए यह सदियों पुरानी वास्तविकता है। झील टिटिकाका समुद्र तल से लगभग 3812 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झीलों में गिनी जाती है। इस ऊंचाई पर मौसम ठंड और खुला जल क्षेत्र जीवन को पहले ही कठिन बना देते हैं।
ऐसे में पानी पर ही अपना घर बना लेना मानव जीवन की सबसे अनोखी और साहसी व्यवस्थाओं में से एक माना जा सकता है। इन द्वीपों की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पत्थर मिट्टी या लकड़ी से नहीं बने होते। इन्हें टोटोरा नामक नरकट जैसी जल वनस्पति की मोटी परतों को जमा करके तैयार किया जाता है। ओरोस लोग पहले आधार बनाते हैं, फिर उसके ऊपर नई परतें बिछाते रहते हैं ताकि सतह मजबूत बनी रहे। उसी पर वे घर बनाते हैं, छोटे रास्ते बनाते हैं, नावों के लिए जगह बनाते हैं और अपना पूरा जीवन व्यवस्थित करते हैं। दूर से देखने पर ये द्वीप मानो किसी विशाल बुनी हुई चटाई की तरह लगते हैं जो पानी के ऊपर तैर रही हो। लेकिन इस सुंदर दृश्य के पीछे निरंतर श्रम छिपा होता है, क्योंकि इन द्वीपों की ऊपरी परतें समय के साथ सड़ती और कमजोर होती रहती हैं। इसलिए नई नरकट लगातार जोड़नी पड़ती है। यानी यहां रहना केवल घर बनाकर बस जाने की बात नहीं, बल्कि उस घर को हर समय जीवित बनाए रखने जैसा काम है। एक बड़े द्वीप पर 2 से लेकर 10 परिवार तक रह सकते हैं। यह उसके आकार और मजबूती पर निर्भर करता है। यानी समुदाय का जीवन यहां भी बहुत महत्वपूर्ण है। खुला पानी, ठंडी हवा, ऊंचाई का असर और सीमित संसाधन, इन सबके बीच अकेले रहना लगभग असंभव होता। इसलिए ओरोस लोगों का जीवन आपसी सहयोग, साझा श्रम और सामूहिक समझ पर टिका है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत समय पहले इन लोगों ने ऐसा जीवन इसलिए चुना था ताकि वे मुख्य भूमि के संघर्षों और बाहरी खतरों से बच सकें। पानी पर रहने से उन्हें गतिशीलता और सुरक्षा दोनों मिली। जरूरत पड़ने पर वे अपने द्वीपों की स्थिति बदल भी सकते थे। यह बात अपने आप में असाधारण है कि किसी समुदाय ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जमीन छोड़कर पानी को ही अपना घर बना लिया। यहाँ का जीवन जितना रोचक लगता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। झील का मौसम कठोर हो सकता है, रातें बेहद ठंडी होती हैं और हर चीज पानी से घिरी रहती है। ऐसे में घर, खाना, चलना फिरना और रोजमर्रा की जरूरतें सब उसी तैरती सतह पर निर्भर करती हैं जिसे खुद लोग बनाए रखते हैं। यहाँ स्थायित्व का अर्थ भी अलग है। जहां आम लोग अपने घर को स्थिर जमीन से जोड़ते हैं, वहीं ओरोस लोगों के लिए घर एक तैरती दुनिया है जिसे बार बार नया करना पड़ता है। यही कारण है कि यह बसाहट केवल अजीब या अलग नहीं लगती, बल्कि मनुष्य की कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रमाण भी बन जाती है। जब धरती कठिन लगे तो इंसान पानी को भी जमीन बना सकता है। ओरोस इसी सत्य को जीते हैं। ओरोस के तैरते द्वीप हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि घर का मतलब आखिर क्या है। क्या वह केवल ठोस जमीन है, या वह जगह भी घर हो सकती है जिसे इंसान अपनी मेहनत, आदत और पीढ़ियों की स्मृति से घर बना दे। इन द्वीपों पर जीवन अस्थिर दिखता है, लेकिन समुदाय की इच्छा और परंपरा उसे स्थिर अर्थ देती है। यही इस जगह का असली रहस्य है। पानी पर तैरती हुई दुनिया जो देखने में नाजुक लगती है, पर सदियों से जीवित है। नंबर 4, कास्टेलफोलिट दे ला रोका। स्पेन के गिरोना प्रांत में बसा कास्टेलफोलिट दे ला रोका उन बस्तियों में से है जिन्हें देखकर पहले दृश्य पर ही मन रुक जाता है। एक लंबी, संकरी, ऊंची ज्वालामुखीय चट्टान के ऊपर टिका पूरा नगर दूर से ऐसा दिखता है जैसे किसी ने विशाल पत्थर की धार पर घरों की कतार सजा दी हो। यह बस्ती लगभग 50 मीटर ऊंची बेसाल्ट चट्टान पर बनी है, जो बहुत पुराने ज्वालामुखीय लावे से बनी थी। समय के साथ आसपास की मुलायम मिट्टी नदियों ने काट दी, लेकिन यह कठोर चट्टान बची रह गई। उसी पर लोगों ने अपना घर बसाया। दूर से देखने पर यह पूरा नगर किसी बड़े पत्थर के जहाज जैसा लगता है जो घाटी के ऊपर अटका रह गया हो। यही दृश्य इसे दुनिया की सबसे नाटकीय बसाहटों में शामिल करता है। इस बस्ती की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है, लेकिन चौड़ाई बहुत सीमित है। यहाँ 1000 से भी कम लोग रहते हैं और उनका जीवन लगभग पूरे नगर की एक मुख्य सड़क के इर्द गिर्द सिमटा रहता है। दोनों ओर ज्वालामुखीय पत्थरों से बने पुराने घर, संकरे रास्ते और कुछ ही कदम दूर गहरी गिरावट। यह सब इस जगह को सुंदर होने के साथ साथ हल्का सा बेचैन करने वाला भी बनाता है। यहाँ चलना मानो किसी सामान्य गांव में चलना नहीं, बल्कि एक ऐसी धार पर चलना है जिसके दोनों ओर प्रकृति की विशाल उपस्थिति लगातार महसूस होती रहती है।
कहीं एक और छोटी दुकान मिलती है तो दूसरी ओर वही रास्ता चट्टान के किनारे तक ले जा सकता है। यही विरोधाभास इस स्थान को यादगार बनाता है। कास्तिल फोलित का इतिहास मध्य युग तक जाता है। यह बस्ती समय समय पर युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुई, कई बार टूटी और फिर दोबारा खड़ी हुई, लेकिन इसके बावजूद यह स्थान कभी पूरी तरह छोड़ा नहीं गया। लोग लौटते रहे, घर फिर से बनते रहे और यह नगर उसी चट्टान पर टिका रहा। यह बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि जब कोई स्थान बार बार मुश्किलें झेलकर भी आबाद रहता है तो साफ हो जाता है कि वह केवल रहने की जगह नहीं बल्कि पहचान और इतिहास का हिस्सा बन चुका है। यहाँ के लोग मजाक में कहते भी हैं कि इस जगह के घर केवल पत्थरों से नहीं, साहस से भी बने हैं। यह वाक्य सुनने में हल्का लगता है, लेकिन इस नगर की स्थिति को देखते हुए इसमें काफी सच्चाई महसूस होती है। यह नगर गरोट्शा प्राकृतिक क्षेत्र के भीतर आता है, जो अपने जंगलों और कई निष्क्रिय ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है। आसपास का दृश्य इतना आकर्षक है कि बहुत से लोग पहली बार यहाँ पहुंचकर कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि वे एक ऊंचे किनारे पर खड़े हैं। नीचे दो नदियां मिलती दिखाई देती हैं और ऊपर यह बस्ती शांत और स्थिर नजर आती है। लेकिन उसकी यह स्थिरता केवल देखने भर की नहीं है, यह सदियों की निरंतरता का परिणाम है। मनुष्य और प्रकृति यहाँ ऐसे मिले हैं जैसे किसी ने चित्र में दोनों को संतुलित कर दिया हो, पर इस संतुलन के भीतर जोखिम भी है और शायद यही जोखिम इस स्थान को इतना प्रभावशाली बनाता है। कास्तिल फोलित दे ला रोका हमें याद दिलाता है कि सुंदरता हमेशा आराम से नहीं जुड़ी होती। कभी कभी सबसे सुंदर दृश्य उन्हीं जगहों पर मिलते हैं जहां जीना सबसे आसान नहीं होता। एक पतली चट्टान पर टिका यह नगर मानव जिद, इतिहास और अनुकूलन का ऐसा उदाहरण है जो देखने वाले को एक साथ आकर्षित भी करता है और विनम्र भी बना देता है, क्योंकि यहाँ खड़े होकर यह एहसास बहुत साफ होता है कि इंसान ने प्रकृति को हराया नहीं बल्कि उसकी सीमाओं के भीतर रहना सीख लिया। नंबर 5, लॉन्गयरब्येन। नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित लॉन्गयरब्येन दुनिया की सबसे उत्तरी आबाद बस्तियों में से एक है। यह ऐसी जगह है जहां जीवन की कल्पना भी बहुत लोगों को असंभव लग सकती है। यहाँ की ठंड केवल असुविधाजनक नहीं बल्कि अस्तित्व को चुनौती देने वाली है। सर्दियों के महीनों में सूरज कई हफ्तों तक दिखाई नहीं देता और चारों तरफ लगभग लगातार अंधेरा छाया रहता है। इस दौर को केवल लंबी रात कहना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि यह ऐसा समय होता है जब दिन और रात का सामान्य अर्थ ही धुंधला पड़ जाता है। इंसान का शरीर, मन और दिनचर्या सबको इस असामान्य स्थिति के साथ ढलना पड़ता है। लेकिन लॉन्गयरब्येन को दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाने वाली बात सिर्फ उसकी ठंड या अंधेरा नहीं, बल्कि वह अजीब सा नियम भी है जिसके बारे में सुनकर लोग चौंक जाते हैं। यहाँ मरना लगभग अनुमति से बाहर माना जाता है। यह बात मजाक जैसी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे पूरी तरह वैज्ञानिक कारण है। इस क्षेत्र की जमीन साल भर जमी रहती है, जिसे स्थायी हिममृदा कहा जाता है। यहाँ तक कि गर्मियों में भी नीचे की मिट्टी पूरी तरह नहीं पिघलती। ऐसी स्थिति में अगर शव दफनाए जाए तो वे सामान्य तरीके से विघटित नहीं होते। यही कारण है कि लंबे समय से यहाँ दफनाने पर रोग जैसी स्थिति रही है। यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो तो उसे अक्सर दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है और मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार भी बाहर ही होता है। दुनिया के किसी भी नगर के लिए यह व्यवस्था असाधारण है। यही वजह है कि लॉन्गयरब्येन के बारे में सुनते ही लोगों को लगता है कि यह कोई सामान्य बस्ती नहीं, बल्कि पृथ्वी के सबसे कठोर किनारों पर बना मानवीय चौकी जैसा स्थान है। लेकिन कठिनाई यहीं खत्म नहीं होती। इस क्षेत्र में ध्रुवीय भालू भी मौजूद रहते हैं और वे केवल देखने की चीज नहीं बल्कि वास्तविक खतरा है। नगर सीमा से बाहर निकलते समय कई लोग सुरक्षा के लिए हथियार साथ रखते हैं। यानी यहाँ प्रकृति केवल ठंडी नहीं, जीवित और खतरनाक भी है। कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जहां बाहर निकलने से पहले यह सोचना पड़े कि अंधेरा, जमा देने वाली हवा और जंगली शिकारी सब एक साथ मौजूद हो सकते हैं।
फिर भी यही जगह लोगों का घर है। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लोग काम पर जाते हैं, वैज्ञानिक शोध करते हैं, दुकानों में सामान बिकता है और जीवन अपनी सामान्य लय में बहता रहता है। यही बात इस बस्ती को और भी अधिक असाधारण बनाती है। लॉन्गेरबियन की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में कोयला खनन नगर के रूप में हुई थी। समय के साथ इसका स्वरूप बदला और यह आर्कटिक अनुसंधान, पर्यावरण अध्ययन और ध्रुवीय अभियानों का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। आज यहाँ विज्ञान, रोमांच और कठिन पर्यावरण में जीवन, ये तीनों बातें साथ मिलती हैं। लोग यहाँ सिर्फ मजबूरी से नहीं रहते, बल्कि कुछ लोग इसे अपनी पसंद से भी चुनते हैं, क्योंकि यह जगह पृथ्वी को समझने का एक अलग अवसर देती है। यह वह स्थान है जहां इंसान अपने आराम से बहुत दूर, प्रकृति की कठोरतम शर्तों के बीच जीवन को जारी रखता है। लॉन्गेरबियन हमें यह दिखाता है कि मनुष्य केवल गर्म, उपजाऊ और सुरक्षित जगहों पर ही सभ्यता नहीं बनाता। कभी कभी वह बर्फ, अंधकार और अलगाव के बीच भी अपना संसार खड़ा कर देता है। इस बस्ती की असली रहस्यमयता इसी में है। यहाँ जीवन हर पल याद दिलाता है कि प्रकृति अंतिम शक्ति है, फिर भी इंसान उसके बीच अपना छोटा लेकिन दृढ़ स्थान बना सकता है। और शायद इसी कारण लॉन्गेरबियन दुनिया के उन दुर्लभ स्थानों में है जहां जीवन स्वयं साहस की परिभाषा बन जाता है। नंबर 6, इक्विटोस। पेरू के अमेजन वर्षावन के भीतर बसा इक्विटोस उन शहरों में से है जिनकी मौजूदगी ही चौंका देती है। लगभग 5 लाख की आबादी वाला यह शहर दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा शहर माना जाता है जो बाहर की दुनिया से सड़क द्वारा जुड़ा नहीं है। सामान्य तौर पर किसी बड़े शहर की कल्पना सड़कों, पुलों, ट्रकों, बसों और लगातार चलती गाड़ियों के बिना की ही नहीं जा सकती, लेकिन इक्विटोस में यही बात बदल जाती है। यहां आने जाने का मुख्य साधन सड़क नहीं, नदी है। अमेजन और उसकी सहायक नदियां इस शहर की जीवन रेखा हैं। लोग बाजार जाने से लेकर सामान लाने ले जाने तक सब कुछ नावों के जरिए करते हैं। यहाँ नदी केवल प्राकृतिक दृश्य नहीं, बल्कि वही भूमिका निभाती है जो दूसरे शहरों में राजमार्ग निभाते हैं। ये शहर अमेजन क्षेत्र के भीतर गहरे स्थित है, इसलिए इसकी भौगोलिक स्थिति ही इसे अलग बना देती है। चारों ओर घना वर्षावन, नमी, बारिश, कीट पतंगे, वन्य जीव और मौसम का अनिश्चित स्वभाव, ये सब जीवन को लगातार प्रभावित करते हैं। नदी किनारे बने कई घर ऊंचे खंभों पर खड़े होते हैं ताकि बाढ़ के समय पानी सीधे घरों तक न पहुंच जाए। कुछ जगहों पर घरों की संरचना ऐसी भी होती है कि बढ़ते पानी के साथ वे मानो तैरते हुए मोहल्लों का रूप ले लेते हैं। जब जलस्तर ऊपर आता है तो पूरा परिवेश बदल जाता है। जिन जगहों पर सूखे मौसम में लोग पैदल चलते हैं, वही स्थान बरसात या बाढ़ के दौरान नावों के रास्ते बन जाते हैं। यानी इक्विटोस में जीवन एक स्थिर शहरी ढांचे की तरह नहीं, बल्कि प्रकृति के बदलते रूप के साथ लगातार तालमेल बनाते हुए चलता है। इतना अलग होने के बावजूद इक्विटोस कोई छोटा, बंद या भुला हुआ कस्बा नहीं है। 19वीं सदी के रबर व्यापार के दौरान यह शहर बहुत महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र बना था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से व्यापारी यहां पहुंचा करते थे, क्योंकि अमेजन क्षेत्र के संसाधनों का बड़ा आर्थिक महत्व था। उस दौर ने इस शहर को व्यापार, संपर्क और क्षेत्रीय प्रभाव दिया। आज भी यह अमेजन के भीतर एक प्रमुख शहरी केंद्र है। यहाँ बाजार हैं, अस्पताल हैं, शिक्षा व्यवस्था है, स्थानीय व्यापार है और एक बड़ा मानवीय समुदाय अपनी पूरी सामाजिक संरचना के साथ मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद इसकी सबसे बड़ी पहचान वही रहती है। यह ऐसा शहर है जहां सबसे व्यस्त मार्ग नदी है। यहां रहना मतलब केवल आर्द्र मौसम या हरियाली के बीच रहना नहीं, बल्कि ऐसे पारिस्थितिक तंत्र में जीवन बिताना है जहां प्रकृति हमेशा सबसे बड़ी शक्ति बनी रहती है। जंगल केवल शहर के बाहर नहीं, उसकी वास्तविक परिस्थिति का हिस्सा है। यहाँ कीटों का दबाव, उष्णकटिबंधीय बीमारियों का खतरा, मौसम की मार और बाढ़ का असर, ये सब सामान्य शहरी जीवन की सीमाओं से बाहर की बातें हैं। फिर भी लोग यहीं रहते हैं, दुकानें खोलते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, सामान ढोते हैं और रोजमर्रा का जीवन आगे बढ़ाते हैं। यही इस शहर की सबसे अद्भुत बात है।
जिस जगह को बहुत लोग रोमांचक यात्रा मानेंगे, वहां लाखों लोग साधारण जीवन जी रहे हैं। इक्विटोस हमें यह सिखाता है कि शहर केवल सड़क और इमारतों से नहीं बनता। शहर वह भी हो सकता है जो जंगल के भीतर, नदी के सहारे, बाढ़ और नमी के साथ तालमेल बैठाकर जीवित रहे। इसका रहस्य इसकी दूरी में नहीं, बल्कि उसकी क्षमता में है। इतनी विशाल और कठिन प्राकृतिक दुनिया के बीच एक बड़ा मानवीय समुदाय लगातार चल रहा है। यही वजह है कि इक्विटोस सिर्फ अमेजन का शहर नहीं, बल्कि प्रकृति के मध्य मनुष्य की जिद और अनुकूलन का एक गहरा उदाहरण है। नंबर 7, मेटिओरा। यूनान में स्थित मेटिओरा उन जगहों में से है जिन्हें देखकर पहली प्रतिक्रिया अक्सर यही होती है कि यह दृश्य असली कैसे हो सकता है। विशाल बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभ और उनकी चोटी पर बने मठ, यह पूरा दृश्य ऐसा लगता है जैसे किसी ने धरती और आकाश के बीच आधे रास्ते में इमारतें टांग दी हों। मेटिओरा शब्द का अर्थ ही है हवा में ठहरा हुआ, और इस जगह को देखकर यह नाम बिल्कुल सही लगता है। यहाँ पत्थर के स्तंभ सैकड़ों मीटर तक ऊपर उठते हैं और उनकी ऊंचाइयों पर बने मठ नीचे की दुनिया से लगभग अलग दिखाई देते हैं। दूर से यह सब इतना असामान्य लगता है कि कुछ क्षणों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि इंसान ने वहां निर्माण किया कैसे होगा और वहां रहना कैसा रहा होगा। इन मठों का निर्माण 14वीं सदी के आसपास शुरू हुआ, जब साधु संत हमलों और असुरक्षा से दूर एक सुरक्षित स्थान की तलाश में थे। उन्होंने नीचे के मैदान या किसी पहाड़ी ढलान को नहीं चुना, बल्कि सीधे उन ऊंचे पत्थरीले स्तंभों की चोटियों को अपना आश्रय बना लिया। यह निर्णय जितना असाधारण था, उतना ही कठिन भी। उस समय न आधुनिक मशीनें थीं, न आसान पहुंच, न स्थायी रास्ते। निर्माण सामग्री ऊपर पहुंचाने के लिए रस्सियां, सीढ़ियां, पुली और मानवीय श्रम का सहारा लिया जाता था। हर ईंट, हर लकड़ी का टुकड़ा और हर जरूरी वस्तु ऊपर ले जाना अपने आप में संघर्ष रहा होगा। यह सोचकर ही आश्चर्य होता है कि जिन ऊंचाइयों पर खड़ा होना भी मुश्किल लगे, वहां लोगों ने वर्षों तक परिश्रम करके स्थायी धार्मिक संरचनाएं खड़ी कर दी। समय के साथ ऐसे 24 मठ बनाए गए थे, हालांकि आज केवल 6 ही सुरक्षित और सक्रिय रूप में बचे हैं। हर मठ में बहुत सीमित संख्या में साधु रहते हैं और उनका जीवन अब भी शांति, प्रार्थना और अलगाव से जुड़ा हुआ है। नीचे की दुनिया से दूरी यहाँ केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक अर्थ भी रखती है। यही वजह है कि मेटिओरा को देखकर केवल वास्तुकला का चमत्कार महसूस नहीं होता, बल्कि एक गहरी मनस्थिति भी समझ आती है। यह वह जगह है जहां मनुष्य ने ऊंचाई को केवल सुरक्षा नहीं, साधना का माध्यम भी बना दिया। प्रकृति की विशाल चट्टानों पर खड़ी ये इमारतें एक साथ श्रद्धा, जिद और धैर्य की कहानी कहती हैं। मेटिओरा का वातावरण भी इसकी महत्ता को और बढ़ा देता है। चारों ओर फैले स्तंभ, बदलती रोशनी, बादलों की चाल और ऊंचाई से दिखती धरती, यह सब मिलकर इस जगह को सामान्य धार्मिक स्थल से बहुत आगे ले जाता है। यही कारण है कि इसे विश्व धरोहर के रूप में भी मान्यता मिली। बहुत से लोग जब नीचे से उन छोटे से दिखते मठों को ऊपर देखते हैं, तो उन्हें सचमुच लगता है कि वे किसी देवलोक की बालकनियां हों। ऊंचाई यहां केवल दृश्य का हिस्सा नहीं, अनुभव का हिस्सा है। नीचे झांकने भर से पैरों में हल्की घबराहट महसूस होने लगती है, और तभी समझ आता है कि यह स्थान क्यों इतनी गहरी छाप छोड़ता है। मेटिओरा हमें यह दिखाता है कि मनुष्य कभी-कभी ऐसी जगहों पर भी जीवन और अर्थ रच देता है जहां प्रकृति ने केवल विशाल चट्टानें छोड़ी हों। यहां रहना आरामदायक नहीं रहा होगा, लेकिन शायद उद्देश्य आराम नहीं, अलगाव और आध्यात्मिक एकाग्रता था। यही इस स्थान का रहस्य है। यह केवल ऊंची चट्टानों पर बने मठ नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि जब किसी विचार में दृढ़ता होती है, तो इंसान धरती की सबसे कठिन सतहों पर भी अपना संसार खड़ा कर सकता है। नंबर 8, कूबर पेड़ी। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित कूबर पेड़ी उन बस्तियों में से है जहां लोग आकाश के नीचे नहीं, धरती के भीतर रहना ज्यादा बेहतर समझते हैं। पहली बार यह बात सुनने पर अजीब लग सकती है,
लेकिन जब पता चलता है कि यहाँ गर्मियों में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, तो यह निर्णय तुरंत समझ आने लगता है। इतनी तेज गर्मी में सामान्य घरों में रहना बेहद कठिन हो सकता है। इसलिए यहाँ के लोगों ने समाधान ऊपर नहीं नीचे खोजा। उन्होंने धरती के भीतर घर काटे, जिनको डगआउट कहा जाता है। ये भूमिगत घर साल भर अपेक्षाकृत स्थिर तापमान बनाए रखते हैं, गर्मी में ठंडे और सर्दी में अपेक्षाकृत गर्म। यानी जहां बाहर की दुनिया झुलसा देने वाली हो, वहां जमीन के नीचे की दुनिया राहत बन जाती है। कूबर पेड़ी का सबसे रोचक पहलू यह है कि यहाँ केवल कुछ घर ही जमीन के नीचे नहीं हैं, बल्कि जीवन का बड़ा हिस्सा ही भूमिगत ढांचों में चलता है। यहाँ होटल, कैफे, चर्च, संग्रहालय और कई अन्य स्थान भी धरती के भीतर बनाए गए हैं। ऊपर से देखने पर यह शहर अनोखा लगता है। रेगिस्तान की सपाट और सूखी जमीन पर जगह जगह छेद, ढेर और मिट्टी के उभरे निशान दिखाई देते हैं, मानो किसी ने धरती की सतह पर असंख्य छोटे छोटे द्वार बना दिए हों। लेकिन उन द्वारों के नीचे एक अलग दुनिया बसती है। बाहर की कठोर धूप और सूनी जमीन के विपरीत अंदर अपेक्षाकृत शांत, नियंत्रित और रहने योग्य वातावरण मिलता है। यही विरोधाभास इस जगह को अद्भुत बनाता है। इस नगर का विकास 20वीं सदी की शुरुआत में तब तेज हुआ जब यहां ओपल नामक बहुमूल्य रत्न की खोज हुई। धीरे धीरे यह क्षेत्र दुनिया की ओपल राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ की खदानों और रत्न व्यापार ने लोगों को आकर्षित किया, लेकिन इसी के साथ यह भी साफ हो गया कि इतनी कठिन जलवायु में टिके रहने के लिए अलग तरह का आवास जरूरी है। तब भूमिगत जीवन केवल सुविधा नहीं, आवश्यकता बन गया। इस तरह कूबर पेड़ी की पहचान दो चीजों से बनी, धरती के नीचे बसाहट और धरती के भीतर छिपे रत्न। यह संयोग भी अपने आप में रोचक है कि इस स्थान की आर्थिक और भौतिक दोनों संरचनाएं जमीन के नीचे से जुड़ी हुई हैं। यहां रहना एक सामान्य शहर में रहने जैसा नहीं है। बाहर का रेगिस्तान खुला, तपता हुआ और दूर दूर तक फैला दिखाई देता है। पेड़ों की कमी, सूखापन, धूल और तीखी धूप उस वातावरण को और कठोर बनाते हैं। लेकिन उसी कठोर बाहरी दुनिया के नीचे इंसानों ने अपना रहन सहन, अपनी सामाजिकता और अपनी दिनचर्या ढाल ली। यही इस बस्ती को खास बनाता है। बहुत से लोग जब पहली बार कूबर पेड़ी के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि यह किसी विज्ञान कथा जैसा स्थान होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ हजारों लोग वास्तविक और व्यवस्थित जीवन जीते हैं। बच्चों की परवरिश होती है, लोग काम करते हैं, व्यवसाय चलते हैं और समुदाय आगे बढ़ता है। कूबर पेड़ी हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का अनुकूलन हमेशा भव्य या चमकीला नहीं होता। कभी कभी वह सीधा और व्यावहारिक होता है। अगर ऊपर की दुनिया बहुत कठिन है तो नीचे बस जाओ। यही सरल लेकिन साहसी सोच इस नगर की पहचान है। यहाँ रहना इस बात का प्रमाण है कि इंसान केवल मौसम को झेलता नहीं, उसके हिसाब से अपनी पूरी जीवन प्रणाली बदल भी सकता है। इस दृष्टि से कूबर पेड़ी केवल भूमिगत शहर नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धिमानी और पर्यावरण के अनुकूल जीवन का एक दुर्लभ उदाहरण है। नंबर 9, शुआनकोंग मंदिर। चीन के माउंट हेंग क्षेत्र की खड़ी चट्टान पर बना शुआनकोंग मंदिर, जिसे प्रायः लटकता मंदिर भी कहा जाता है, उन संरचनाओं में से है जिन्हें देखकर मनुष्य की निर्माण क्षमता पर हैरानी होना स्वाभाविक है। यह मंदिर जमीन से लगभग 70 मीटर ऊपर चट्टान की दीवार से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे लकड़ी के छोटे छोटे भवन सीधे खाई के ऊपर हवा में टंगे हों। पहली नजर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोई ऐसी जगह निर्माण के लिए चुनता ही क्यों, और अगर चुन भी ले तो इतनी ऊंचाई पर टिकाकर इमारत खड़ी कैसे करता है। यही प्रश्न इस मंदिर को केवल दर्शनीय नहीं बल्कि रहस्यमय भी बना देता है। यह मंदिर लगभग 1500 वर्ष पहले बनाया गया था। उस समय आधुनिक इंजीनियरिंग, भारी मशीनें और उन्नत सुरक्षा उपकरण नहीं थे। फिर भी निर्माण ऐसा हुआ कि सदियों से यह ढांचा हवा, बारिश और भूकंप जैसी परिस्थितियों को सहता रहा। देखने वाले को सबसे पहले जो चीज चौंकाती है वह इसके नीचे दिखाई देने वाले पतले लकड़ी के खंभे हैं।
उन्हें देखकर लगता है जैसे पूरी इमारत उन्हीं के सहारे खड़ी है, लेकिन असली संरचनात्मक समझ इससे कहीं गहरी है। मंदिर का बड़ा हिस्सा चट्टान के भीतर गहराई तक जड़ी लकड़ी और सहायक ढांचे पर आधारित है। नीचे दिखने वाले खंभे सहारे का काम करते हैं, पर पूरी मजबूती केवल उन्हीं पर निर्भर नहीं है। यही तकनीकी बुद्धिमानी इस मंदिर को इतने लंबे समय तक टिकाए रखने में महत्वपूर्ण रही। इस मंदिर को ऐसी जगह बनाने के पीछे व्यावहारिक कारण भी थे। ऊंचाई पर होने से यह बाढ़ और चट्टानों से गिरने वाले मलबे से काफी हद तक सुरक्षित रहता था। साथ ही चट्टान की बनावट इसे सीधे मौसम की मार से भी कुछ सुरक्षा देती थी। यानी जो जगह पहली नजर में अविश्वसनीय और खतरनाक लगती है, वही वास्तव में संरक्षण का साधन भी बन गई। यही इस संरचना की सबसे दिलचस्प बात है। यह केवल साहसिक निर्माण नहीं, बल्कि कठिन भूगोल को समझकर किया गया निर्णय भी है। सदियों पहले जब लोगों ने यह मंदिर बनाया होगा, तब उन्हें न केवल धार्मिक उद्देश्य बल्कि पर्यावरण की प्रकृति भी समझनी पड़ी होगी। यही कारण है कि यह स्थान देखने में असंभव लगने के बावजूद व्यवहारिक भी साबित हुआ। आज जब लोग इस मंदिर के संकरे लकड़ी के रास्तों पर चलते हैं, तो उनके भीतर रोमांच और हल्की घबराहट साथ साथ चलती है। नीचे गहराई, सामने चट्टान और बीच में लकड़ी की पगडंडी। यह अनुभव सामान्य मंदिर दर्शन जैसा नहीं है। शायद इसी कारण बहुत से लोग मजाक में कहते हैं कि यह ऐसा मंदिर है जहां नीचे देखने भर से प्रार्थना अपने आप शुरू हो जाती है। लेकिन इस हल्के हास्य के पीछे एक गहरी सच्चाई है। यह संरचना हमें बताती है कि मनुष्य ने केवल मैदानों, घाटियों और आसान जगहों पर ही अपनी श्रद्धा के स्थान नहीं बनाए, बल्कि ऐसे स्थानों पर भी बनाए जहां निर्माण स्वयं एक परीक्षा था। श्वानकोंग मंदिर की असली विशेषता केवल उसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि उस सोच में है जिसने चट्टान की दीवार को ही स्थापत्य का आधार बना दिया। यह स्थान वास्तुकला, आवश्यकता, श्रद्धा और साहस, इन चारों का संगम है। यही वजह है कि यह मंदिर देखने वाले को केवल प्रभावित नहीं करता, बल्कि सोचने पर मजबूर भी करता है। जब प्रकृति इतनी कठिन हो, तब भी इंसान केवल बचने का रास्ता नहीं खोजता, वह वहां अर्थ, संरचना और स्थायित्व भी बना देता है। यही इसे सचमुच अद्भुत बनाता है। नंबर 10, आओगाशिमा। जापान के टोक्यो से लगभग 350 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में स्थित आओगाशिमा एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन उसकी बनावट और वहां का जीवन उसे दुनिया की सबसे विचित्र बसाहटों में शामिल कर देता है। ऊपर से देखने पर यह द्वीप मानो समुद्र के बीच रखा एक विशाल कटोरा लगता है। इसका कारण है इसकी दुर्लभ भूवैज्ञानिक रचना। एक बड़े ज्वालामुखीय क्रेटर के भीतर एक छोटा क्रेटर, जिसे दोहरी कैल्डेरा कहा जाता है। इस पूरी संरचना के भीतर एक बहुत छोटी मानवीय बसाहट मौजूद है। कुल क्षेत्रफल लगभग 6 वर्ग किलोमीटर और आबादी लगभग 160 से 200 लोगों के बीच। यानी यह कोई बड़ा द्वीप नहीं, बल्कि समुद्र के बीच ज्वालामुखी की गोद में बसा छोटा समुदाय है। यही बात इसे रोमांचक भी बनाती है और असहज भी। आओगाशिमा की सबसे असाधारण बात यह है कि लोग एक सक्रिय ज्वालामुखीय क्षेत्र के भीतर रहते हैं। इतिहास बताता है कि 18वीं सदी में यहाँ बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसके बाद लोगों को द्वीप छोड़ना पड़ा। लेकिन कई दशकों बाद वे वापस लौटे, क्योंकि यह केवल भूमि नहीं, उनके पूर्वजों की विरासत थी। यही लौटना इस जगह की सबसे गहरी कहानी कहता है। बाहर से देखने वाले को यह स्थान खतरनाक लग सकता है, लेकिन यहाँ रहने वालों के लिए यह उनकी पहचान, इतिहास और घर का हिस्सा है। यही कारण है कि जोखिम के बावजूद यह समुदाय बना रहा। किसी जगह से संबंध केवल उसके आराम से नहीं, उसकी स्मृतियों से भी बनता है। आओगाशिमा इस सत्य को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है। यहाँ का जीवन काफी हद तक आत्मनिर्भर है। निवासी शकरकंद, सब्जियां और कुछ फल उगाते हैं, आसपास के समुद्री जल से मछली पकड़ते हैं और ज्वालामुखीय ऊष्मा का उपयोग भी करते हैं। यानी जिस शक्ति को सामान्य तौर पर खतरे के रूप में देखा जाता है, उसी से यहाँ के लोग उपयोगी ऊर्जा और सुविधा भी प्राप्त करते हैं। द्वीप पर केवल एक स्कूल, एक डाकघर और एक छोटी दुकान जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं।
इतनी छोटी आबादी के लिए वही पर्याप्त मानी जाती हैं। इस तरह अवगाशिमा आधुनिक शहरी सुविधा वाला स्थान नहीं, बल्कि सीमित संसाधनों में संतुलित जीवन जीने वाला समुदाय है। लेकिन इस सादगी को आसान जीवन समझना गलती होगी, क्योंकि यहां अलगाव हमेशा मौजूद रहता है। द्वीप तक पहुंचना भी आसान नहीं है। समुद्र शांत हो तो छोटी नावें या हेलीकॉप्टर पहुंच सकते हैं, लेकिन खराब मौसम में यह स्थान लगभग कट जाता है। प्रशांत महासागर के तूफानी हालात, तेज हवाएं और सीमित संपर्क यहां रहने वालों को लगातार याद दिलाते हैं कि वे मुख्य भूमि जैसे सुरक्षित ढांचे में नहीं रह रहे। अगर कभी बड़ा ज्वालामुखीय संकट पैदा हो तो बाहर निकलने के रास्ते भी बहुत सीमित हैं। यही वजह है कि बहुत लोग अवगाशिमा को दुनिया के सबसे खतरनाक रहने योग्य स्थानों में गिनते हैं। लेकिन इसके साथ एक दूसरी सच्चाई भी जुड़ी है। यहाँ लोग डर के सहारे नहीं, अनुशासन और सामुदायिक समझ के सहारे रहते हैं। अवगाशिमा हमें यह दिखाता है कि मानव जीवन केवल सुरक्षित विकल्प चुनकर नहीं चलता। कभी कभी वह जोखिम, स्मृति और परिवेश के बीच एक अजीब संतुलन बनाकर भी टिकता है। समुद्र के बीच, ज्वालामुखी के भीतर, सीमित जनसंख्या के साथ जीवित यह समुदाय देखने वाले को लगभग अविश्वसनीय लगता है। लेकिन यही अविश्वसनीयता इसकी वास्तविक शक्ति है। यह द्वीप बताता है कि मनुष्य का घर कभी कभी वहीं भी हो सकता है जहां बाकी दुनिया केवल खतरा देखती है। और शायद इसी वजह से अवगाशिमा सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि मानव धैर्य का शांत लेकिन गहरा प्रतीक है। आज के वीडियो में इतना ही। इन जगहों को देखने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत केवल तकनीक या ताकत नहीं, बल्कि हालात के अनुसार खुद को ढाल लेने की क्षमता है। कहीं बादलों के बीच, कहीं बर्फ और अंधेरे में, कहीं पानी पर, कहीं चट्टान की धार पर और कहीं ज्वालामुखी के भीतर भी जीवन चलता रहता है। शायद यही धरती का सबसे बड़ा रहस्य है कि जहां हमें असंभव दिखता है, वहीं कोई अपना घर बना चुका होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पवित्र धरती की रहस्यमयी यात्रा।